Hey guys, what is up people? This is Abhishek, Master Teacher Office at Vedantu। कैसी चल रही बच्चों जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरो शेडियो? वेलकम टू दिस वेरी स्पेशल सेशन जहां पे हम ये कोशिश करने वाले हैं समझने की कि मैथ्स पेपर को सही तरीके से कैसे लिखना होता है। ठीक है, अब अगर आप मेरी बात करो तो मैं एक फिजिक्स टीचर हूं, आप सबको पता ही है, करेक्ट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने मैथ्स ने एग्जामिनेशन नहीं दी हुई है, मैंने डेफिनेटली दी हुई है, बट मेरे टिप्स तो होंगे ही होंगे। साथ ही साथ आई थॉट व्हाट्स मोर बेटर देन शोकेसिंग द टॉपर्स पेपर्स देमसेल्फ, है ना। तो आज मैंने दो टॉपर जो आपके बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स में टॉप किए हुए बच्चे हैं उनके पेपर्स को आपके सामने लाया हूं। तो आप देखोगे बेसिक मैथ्स भी है, स्टैंडर्ड मैथ्स भी है, उनके पेपर्स को आज हम रिव्यू करेंगे। ये समझ, क्योंकि उनसे बेटर भाई वो टॉप किए हैं, कुछ रीजंस होगा, तो उनका पेपर प्रेजेंटेशन कैसा था मैथमेटिक्स में, उन्होंने ऐसा स्पेशल क्या किया ताकि वो सुंदर दिखे, पढ़ने लायक हो, और डायग्राम कैसे बनाए, ये सारे के सारे सवाल आपके इस सेशन में खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो दोनों पेपर्स हैं, पहले हम बेसिक करेंगे फिर हम स्टैंडर्ड करेंगे। तो आप देखिए आराम से कि भाई कौन कौन से टिप्स है, आप नोट डाउन करते जाइए और पॉइंट बाय पॉइंट इसको समझते जाइए, ताकि मैथ्स का जो जब आएगा प्रेजेंटेशन, जब मैथ्स एग्जामिनेशन आप लिखोगे तो एकदम बढ़िया लिख सको। ठीक है बेटा, चलो अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम ऑन दिस। ये करवाना इसलिए जरूरी क्योंकि मैथ्स में जो है थियरी टाइप जो बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें लिखना नहीं होता, यहां पर सॉल्व करना होता है। तो सॉल्व करने का सही तरीका कैसे हो सकता है देखते हैं। ठीक है, एक बार तो आ जाओ भाई, ये हमारा है बेसिक मैथ्स से, ये बेसिक मैथ्स का टॉपर का पेपर हम कर रहे हैं सॉल्व। लेट्स फाइंड आउट। हाँ जी, ठीक है, तो ये रहा पहले सवाल का जवाब। तो थोड़ा सा मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं, आप सबको दिख रहा होगा पेपर, हाँ बहुत बढ़िया, थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूं क्योंकि जवाब क्या लिखा हुआ है वो देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई हर सवाल को लिखा कैसे गया है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो आप देखो यहाँ पे कितने प्यार से उस बच्चे ने स्केल से डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पेपर प्रेजेंटेशन में। सबसे पहला पॉइंट यही हो जाता है कि आपको डायग्राम जो बनाना है वो आपको पेंसिल से बनाना है और नीटली विथ स्केल बनाना है। ठीक है, वरना तो भाई सबसे पहली बात वहीं पे गड़बड़ हो जाएगी कि ठीक है पेन से बना दिया, पेन से नहीं बनाना होता है। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे बहुत सारे डायग्राम्स आपको आते हैं, या तो क्वेश्चन से आपको डायग्राम बनाना होता है, या तो फिर आपको खुद से जवाब के लिए, सोल्यूशन के लिए डायग्राम बनाना होता है ना। तो क्वेश्चन में अगर डायग्राम हो मैथमेटिक्स में स्पेशली, तो मेक श्योर दैट यू आर कॉपी पेस्टिंग दैट डायग्राम इनटू द सॉल्यूशन। वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको मिस आउट मत करिएगा, क्योंकि आपका जो पूरा जवाब होगा वो क्वेश्चन में दिए गए डायग्राम की वजह से होगा, और वो जरूरी होता है कि वो आपके सॉल्यूशन में भी रहे। ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी चीज है जो आपको बता रहा हूं, शायद आपको पता होगा ऑलरेडी, जिनको नहीं पता ये उनके लिए। ठीक है बेटा, तो डायग्राम बनाना है, क्वेश्चन में दिया हो तो क्वेश्चन का डायग्राम कॉपी करना है, पेंसिल से बनाना है, स्केल से बनाना है, कोई भी पेन से भी लेबल नहीं करेगा। हर एक चीज की जो लेबलिंग होगी पेंसिल से होगी। जो पार्ट डॉटेड होनी चाहिए वो डॉटेड होगी, जो पार्ट डॉटेड नहीं होनी चाहिए वो सीधी बनाई जाएगी। ठीक है, और जो भी लेबल होगा इसको ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा हुआ है पेंसिल को अच्छे से शार्प करके, है ना, शार्पन करके आप सबको लेबल करें, वरना क्या होगा स्मज हो जाएगा। मतलब आपको लिखना होगा यहां पे बहुत ही पतले से, मतलब डिफरेंस बताता हूं मैं, देखो ठीक है, इतना छोटा डायग्राम है, इस छोटे से डायग्राम में यहां पे आपको 45 डिग्री दिखना है, तो इसमें अच्छा लगता है और दिखने में वो ठीक भी हो गया और लिख भी दिया मैंने। लेकिन मान लो अगर आपका पेंसिल शार्प नहीं है तो ये हो जाएगा, मतलब मैं बनाऊंगा यहां पे तो इतना मोटा बनेगा और फिर 45 डिग्री फिर ऐसे दिखेगी। समझ गया, ऐसा लग रहा है कि वहां पे 45 डिग्री दिखने के बदले आपने 45 डिग्री में कुछ कर दिया है वहां पे, समझ रहे हो। तो ये सीन नहीं करना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक अच्छा शार्पेंड पेंसिल इस्तेमाल करें। तो एक या दो पेंसिल ले जाएं, और मैंने ये भी बताया हुआ है आप लोगों को कि भाई साहब डार्क कलर पेंसिल का इस्तेमाल करिएगा, इससे भी डार्क होना चाहिए आपका डायग्राम, ताकि अगर आपने वहां पे इन्विजिलेटर को डायग्राम देखकर ये करवा लिया, मतलब क्या है ये करवा लिया, तो आपका वक्त बर्बाद हो इन्विजिलेटर का, वो नहीं करना। एग्जामिनर का वक्त बर्बाद नहीं होना चाहिए कोई सवाल में, देखा हाँ बढ़िया भाई खत्म, आगे बात। ठीक है, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे फिर। ठीक है बेटा, और अब बात आती है, बच्चे ने क्लियरली लिखा हुआ कौन से सेक्शन का है। ठीक है, इस बच्चे ने बहुत क्लियरली भाई सेक्शन सी से शुरुआत की हुई है। सबसे पहली बात यही इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं है कि आपको सेक्शन ए से ही शुरुआत करना है, नहीं,
सेक्शन सी से भी शुरुआत कर सकते हो। सेक्शन सी बच्चे ने बताया हुआ है, उसको अंडरलाइन किया हुआ है, आप चाहो तो इसको सेंटर में लिखकर भी अंडरलाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। उससे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप क्वेश्चन नंबर यहां पे बराबर लिखोगे और फिर सॉल्व करोगे। और कितने अच्छे से बच्चे ने सॉल्व कर करके कोई भी काटापुटी किए बिना सॉल्व किया हुआ है, काफी अच्छी बात है। और आप देखोगे इसमें कोई और स्पेशल चीज है नहीं, सब कुछ बच्चे ने सॉल्व किया हुआ अच्छे से। अब तीसरी बात जो अभी हम नोटिस करेंगे वो ये, देखो रफ वर्क। एक होता है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बच्चे जो मार्जिन, 2 मार्जिन होती है आंसर शीट में, तो बच्चे इस मार्जिन के राइट हैंड साइड पे सॉल्व कर देते हैं, यह रफ स्पेस समझते हैं। बहुत सारे बच्चे, जो गलत नहीं है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस मार्जिन के यहां पर एक और मार्जिन बनाते हैं और उस मार्जिन के यहां पर वो सारे रफ वर्क को करते हैं, जिसमें कोई भी गलती नहीं है। आप मार्जिन बनाकर एक रफ वर्क एरिया स्पेसिफाई कर सकते हो और एंड होने के बाद, ठीक है, मतलब एंड होने के बाद, मतलब पूरा पूरा आपने एंड कर दिया, पेपर खत्म कर दिया, उसके बाद पेंसिल से आप उस रफ वर्क एरिया के ऊपर रफ वर्क एरिया या तो लिख सकते हो या तो फिर आप ऐसे काट सकते हो, पेंसिल से एक सिंगल लाइन स्केल से काट सकते हो, ताकि एग्जामिनर को ये महसूस ना हो कि आपने सॉल्यूशन यहां पे भी लिखा हुआ है, ये रफ वर्क का रफ वर्क ही है। ठीक है, ये बहुत क्लैरिटी से दिमाग में रखना, मैथ्स में ये बहुत क्रिटिकल इशू हो जाती है। ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है आपको, तो रफ वर्क एरिया आप स्पेसिफाई करिए क्लियरली, नहीं करना है तो इस मार्जिन के उस साइड लिखे। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इतना एरिया काफी है, ये बच्चा तो बहुत दिमाग वाला लगता है इसलिए टॉपर है, जरूरी नहीं है कि हमारा सारा मेंटली ही हो जाए। करेक्ट, कभी कभी ट्रिपल डिजिट मल्टीप्लिकेशन भी आ जाए तो क्या करोगे, है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक और चीज आपको इसमें यहां पे देखने मिलेगी कि सवाल के एंड हो जाने के बाद इस बच्चे ने 2 लाइन खींची हुई है, ये जस्टिफाई करने के लिए कि मेरा इस सवाल का सॉल्यूशन हो चुका है ना, मेरा इस सवाल का सॉल्यूशन हो चुका है। तो कितना कितना प्यार से इस बच्चे ने हर एक चीज को सॉल्व किया हुआ है, देखकर भाई साहब मजा आ गया, है ना। और एक भी काटापुटी नहीं हुई है, काटापुटी होती तो बस भाई एक मार्क, ठीक है, मतलब मान लो ये बिल्डिंग से स्पेलिंग गलत है तो बस एक मार्क डालूंगा, खत्म, फिर बिल्डिंग्स दोबारा लिखूंगा। तो ये एक सवाल में ही हमें 3 से 4 पॉइंट्स मिल चुके हैं कि पेपर प्रेजेंट कैसा करना चाहिए। आई होप कि आप लोगों को आइडिया मिल चुका है। और भी सवाल को देखते हैं कि भाई कोई और पॉइंटर सामने आता है कि नहीं जो हमारे दिमाग में नहीं था। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हाँ, इसमें मेरे को एक चीज जो मिसिंग ये लगी है इस बच्चे के पेपर में, जो मैंने बहुत सारे बच्चों के पेपर में देखा हुआ एक्चुअली, कि फाइनल सवाल को जो है ना, फाइनल जो जवाब आता है उसको भी थोड़ा सा अगर हाईलाइट कर दोगे तो बेहतर होगा। मैं बताता हूं क्यों। आप देखोगे एग्जामिनर जो है ना पर्टिकुलर जगहों पे टिक मार रहा है, आप देख रहे हो, मतलब एग्जामिनर क्यों नहीं भाई यहां पे टिक मार रहा है, उसने यहां टिक मारा, यहां एच की वैल्यू पे टिक मारा और फाइनल आंसर पे टिक मारा। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि भाई हर एक एग्जामिनेशन के बाद एक आंसर की आती है ना, और वो एग्जामिनर जब आपका करेक्ट करेगा उनके पास भी ये आंसर की होगी। तो क्योंकि उनके पास ये आंसर की होगी, वो आंसर की में चीजें जो दी गई हैं उनको देख देख कर टिक मारेंगे, अच्छा ये है, अच्छा वो भी है, अच्छा ये भी है, वो भी है, टिक मारेंगे। तो आपके इसलिए उन जगहों पर उसने टिक मारा हुआ है। तो आपका काम क्या है, आप ये भी इजी कर सकते हो उनके लिए। आप क्या करोगे, अच्छा ये जवाब निकला, ये मैंने यहां पे अंडरलाइन मार दी, देख लिया आपने, हाँ टिक, अंडरलाइन है, आप देख लो ये आपके इसमें, हाँ ठीक है ठीक। फाइनल जवाब था तो मैंने उसको डब्बा कर दिया कि ये फाइनल आंसर आपके इसमें आंसर की में होगा, देख लो, आप टिक सीधा मारो, आगे बढ़ो, आप टाइम वेस्ट मत करो, आप टाइम वेस्ट करो मेरा मार्क्स कम हो जाएगा, समझे। तो ये है इंपॉर्टेंट चीजें। तो आई होप हमने अभी 5-6 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, ओके। यहां पे भी सेम डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंटली अच्छे से बनाया हुआ, बच्चे ने सेम पॉइंटर्स का इस्तेमाल करते हुए 2 लाइन मारी हुई है हर एक सवाल के बीच में, काफी बढ़िया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर आपके बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है, जो काफी अच्छी चीज है ना। और उसके अंदर का जो सब क्वेश्चन है वो नंबर भी अंदर लिखा हुआ है, काफी बढ़िया बात। बच्चे ने प्यार से हर एक जवाब के बाद लिखा हुआ है देयरफॉर हाइट ऑफ स्टैंडिंग वाटर, एच लिखकर नहीं छोड़ा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, वो भी काफी एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ता है एग्जामिनर के दिमाग में कि बच्चे ने थोड़ा सा और एफर्ट मारकर ये क्लियरली बोला हुआ है ना। तो इस बच्चे का हाईलाइट करने का तरीका ये था कि मैं एंड में ऐसे लिखूंगा बॉक्स मारने के बदले, ठीक है, बट काफी अच्छा बच्चे ने लिखा हुआ है। फिर अंडरलाइन, ठीक है। फिर देखो बच्चा सेक्शन बी शुरू कर रहा है, क्लियरली लिख रहा है कि मैं सेक्शन बी शुरू कर रहा हूं, तो बच्चे ने सी के बाद बी शुरू किया हुआ है, ठीक है।
तो आपकी मर्जी है आपको कैसे शुरू करना है, आप शुरू कर सकते हो। ठीक है बेटा, फिर आई थिंक उसके बाद ये सारे पॉइंटर्स सेम टू सेम रहेंगे, कोई और डिफरेंशिएशन मेरे को यहाँ पे दिख नहीं रहा है, नथिंग एज सच। कंपास का इस्तेमाल काफी अच्छे से किया हुआ है बच्चे ने, कंपास का इस्तेमाल जहां पे होना चाहिए वहां पे इस्तेमाल किया हुआ है। आई थिंक यस, कोई और स्पेसिफिक चीजें नहीं दी गई है। यहां पे एक चीज है, हाँ, बच्चे ने जहां जहां पे थियरम लिखा हुआ है उस थियरम पे एक स्क्वायर ब्रैकेट मारा हुआ है। यहां पे जहां पर बच्चे को एक स्टेटमेंट लिखना है आपके जवाब के साथ साथ, वहां पर इस बच्चे ने स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हुए इसको हाईलाइट करते हुए लिखा हुआ है, जो भी एक काफी अच्छा तरीका है आपके जवाबों को हाईलाइट करने का। गुड जॉब, आप इस पॉइंटर को ले सकते हो। ठीक है, आगे चलो, ये हो गया। इसके अलावा कुछ और सीख मिलती है हमें इस पेज से, इस बच्चे से? नहीं, इतना है, काफी है, बहुत बढ़िया। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने कहा था, देखो बच्चे ने एक मिस्टेक की है, बच्चे को मोड निकालना था, बच्चे ने मीन लिख दिया यहाँ पे, लेकिन मीन को लिखकर काट के उसके ऊपर बच्चे ने आराम से मोड लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सामने भी लिख सकते हो। ठीक है, मोस्टली ये होगा जब बच्चे ने वेरीफाई किया होगा आंसर एट द एंड ऑफ द पेपर, इसलिए बच्चे को यहाँ पे मोड लिखने का जगह नहीं मिला होगा, इसलिए बच्चे ने ऊपर ही लिख दिया। ठीक है, वो बच्चा भी टेंशन में होगा जब तक रिजल्ट आता है, इसके लिए मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, है ना, लेकिन मिलेंगे बच्चों को। ठीक है बेटा, तो इस बच्चे के लिए एक बार तालियां हो जाए, और ये पॉइंटर्स आपने नोट कर दिए होंगे। अब हम देखते हैं कि भाई स्टैंडर्ड मैथ्स में क्या कोई ऐसा डिफरेंशिएशन बड़ा बच्चा करता है कि सेम ही सेम रहता है, क्योंकि जवाब लिखना तो सेम ही तरीका होगा ना भाई, अलग क्या होगा मैथ्स में, देख लेते हैं फिर भी, है ना। क्यूरियस जो बच्चे हैं सबके लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यहाँ पे, बराबर है, हाँ दिख गया ना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इस बच्चे ने सेक्शन ए से शुरुआत की हुई है, क्लियरली लिखा हुआ है सेक्शन ए, तो कोई भी कहीं से भी शुरू करो, बिल्कुल बात है। ये कौन सा पेपर हम एनालाइज करो बता देता हूं मैं आपको, 2020, जहां पे टर्म 1 टर्म 2 आपका हुआ था पिछले साल ना, 2022। हाँ, 2021 2022 जो बच्चे ने टर्म 1 टर्म 2 दो टर्म्स दिए थे, टर्म 2 का पेपर टॉपर का हम कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड वाले टॉपर का, एक बेसिक वाले टॉपर का। ठीक है बेटा, तो आप देखोगे स्टैंडर्ड वाले बच्चे ने वो बनाया हुआ है मार्जिन, देख रहे हो, रफ वर्क का क्लियर डायग्राम बनाया हुआ है, और क्योंकि उस बच्चे ने इस्तेमाल नहीं किया, उस बच्चे ने फिर मार दिया एक लाइन पेंसिल से, क्योंकि उसने रफ एरिया इस्तेमाल नहीं किया। क्योंकि मोस्टली हम क्या करते हैं, आंसर शीट मिल जाता है तो हम पहले सब जगह मार्जिन मार देते हैं कि जहां जहां इस्तेमाल करेंगे वहां करेंगे। तो क्योंकि उस बच्चे ने इस्तेमाल नहीं किया, उस बच्चे ने खुद से पेंसिल से लाइन मार ली है कि मैंने उस एरिया को इस्तेमाल नहीं किया है। कृपया करके सिर्फ यहां पर देखिए, ये है मेरा सोल्यूशन का एरिया, ये मेरा रफ वर्क का एरिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके अलावा मेरे ख्याल से इस बच्चे ने बहुत अच्छे से टू प्रूव लिखकर शुरू की हुई है चीजें। ठीक है, ये लिख देता हूं मैं यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे ध्यान से। ठीक है बेटा, टू प्रूव लिखकर चीजें लिखी हुई है, प्रूफ लिखकर फिर आगे बढ़ा हुआ है। ये मेरे ख्याल से हमें वहां पर बेसिक वाले में मिसिंग लगा था, शायद वहां पे प्रूफ होती नहीं, मेरे को नहीं आइडिया है, आपको बेहतर पता होगा। ठीक है, उसके बाद डायग्राम यहाँ पे पेंसिल से बना हुआ है, सब बराबर है, कोई डिफरेंस मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है। यहां पर इस बच्चे ने फाइनल आंसर्स को बॉक्स मारा हुआ है, जो हम डिस्कस कर रहे थे कुछ देर पहले, और देखिए आप रफ वर्क को काटा हुआ है हर एक जगह पर, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखने का तरीका बच्चे का अलग है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता कि आप कैसे भी लिख सकते हो, आप क्यू लिखकर लिख सकते हो, टू क्वेश्चन लिखकर टू लिख सकते हो, है ना, आप बहुत तरीकों से यहाँ पे क्वेश्चन लिख सकते हो, क्यू ऐसे लिख सकते हो, पूरा क्वेश्चन लिखकर टू लिख सकते हो, है ना, सिर्फ टू लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो। ये सब आपको पता है नहीं पता है ना, शायद नहीं पता होगा, बट कोई बात नहीं, यू गेट द आइडिया, इजंट इट। तो बाकी मुझे कहीं पे और कोई डिफरेंस नहीं नजर आ जाए, बच्चा बॉक्स मार रहा है वो मेरे को दिख रहा है क्लियरली सब जगह। फिर बच्चे ने सेक्शन बी शुरू किया हुआ है, इस बच्चे ने सवालों के बाद अंडरलाइन नहीं मारी हुई है, अंडरलाइन मतलब 2 लाइन ऐसे नहीं मारा हुआ है, तो अगेन इंडिकेटिंग कि वो जरूरी नहीं है, आपको बस स्पेस छोड़ना है, जरूरी नहीं कि लाइन मारो, लेकिन लाइन मारोगे तो क्लियर होगी एग्जामिनर को कि ये सवाल का जवाब खत्म हो चुका है, अब आगे बढ़ते हैं, है ना। तो सेक्शन बी डायग्राम पेंसिल से, और देखो शार्पेंड पेंसिल है, बराबर लिखा जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई हैं आपकी जो एकदम क्लियर है। कंपास का इस्तेमाल, पॉइंट बाय पॉइंट जवाब, बहुत बढ़िया। कोई और नया नुस्खा जो हमें यहां से मिल सकता है? हाँ, गलती हुई है बच्चे से, ऐसे कभी काटापुटी मत करना बेटा, बिल्कुल गलत है। बच्चे ने ऐसे 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 करके मार दिया, नहीं, बहुत गंदा लगता है देखने में, आप देख सकते हो, आपको भी क्लियरली दिख रहा होगा, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूं, देखो कितना गंदा लग रहा है देखने में, है ना, करेक्ट। ये ना करो आप, ऐसे लग रहा है कि वो जेल में है, मत करो आप एक लाइन से काटना, सिंपल,
बस इतना काफी, एग्जामिनर को भी इतना ही चाहिए, कुछ और ना करना। ठीक है बेटा? हाँ जी, ओके, आई थिंक दैट्स ऑल इट इज, करेक्ट। बहुत बढ़िया। आप देखोगे कि इस बच्चे की हैंडराइटिंग इतनी भी अच्छी नहीं है, मतलब आप बोलोगे कि हैंडराइटिंग बिलो एवरेज है, आप बोलोगे, आई एम सो सॉरी बट दैट्स द ट्रूथ, आई होप यू गाइस आल्सो नो, है ना? तो हैंडराइटिंग बिलो एवरेज है, लेकिन बच्चे ने बहुत अच्छे से कोशिश की है कि वो रीडेबल रखे, है ना, लेजिबल रखे। इसलिए अगर आप देखोगे उसने बराबर जगहों पर एक एक लाइन छोड़ा हुआ है ताकि मेरा जो हैंड राइटिंग है वो नीट लगे। वो काफी मेहनत वाला काम होता है ना? समझना, एक्सेप्ट करना, फिर आगे बढ़ना। रफ वर्क एरिया में बहुत चीजें हुई हैं, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने एक अलग मार्जिन बनाया। ठीक है बेटा? तो हु बेटर देन यू गाइस टू टेल, like the seniors to tell the juniors की पेपर प्रेजेंटेशन कैसे होती है। तो ये थे आपके पिछले साल के टॉपर्स का पेपर, बेसिक मैथ्स, स्टैंडर्ड मैथ्स दोनों का। उम्मीद है कि आपको ये सारे टिप्स और ट्रिक्स अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो मेक श्योर दैट यू आर समराइजिंग द एंटायर सेशन टुडे इन द कमेंट्स बाय योरसेल्फ, हिटिंग दैट लाइक बटन एंड शेयरिंग दिस वीडियो टू एज मेनी स्टूडेंट्स एज पॉसिबल टू हेल्प देम आउट एज वेल। कि भाई ऐसे लिखना पेपर, आता है नहीं आता है फर्क नहीं पड़ता, लिखना लेकिन ऐसे, है ना? और आई एम होपिंग कि आपको हर सर के सारे सेशंस में मजा आ रहा है, हमें आपके सेशन में बहुत मजा आ रहा है, और स्ट्रेस बस्टर सेशन भी चल रहे हैं मेरे और रोशन मैम के। आई होप कि आपको उसमें भी मजा आ रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में पीपल। ऑल द बेस्ट फॉर योर मैथ्स एग्जामिनेशन। फोर्ड कराना, सब्सक्राइब टू द चैनल राइट नाउ। और अगर आपके 9th मूविंग 10th भाई बहन है तो उनको बोलना चैनल को आए सब्सक्राइब करें, क्योंकि उनके लिए सेशन शुरू होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ। एंजॉय योर लाइफ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। Peace, people.